नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा बैच चल रहा था पटवार का। पटवार में हम कंप्यूटर की सीरीज चला रखी थी, जिसमें हमने कंप्यूटर की जो बुक्स गवर्नमेंट स्कूलों में चल रही है उनको पढ़ रहे थे। कक्षा 1 से 6 तक हमने पढ़ ली थी। आज हम कक्षा 7 की जो किताब है उसको पढ़ेंगे। कक्षा 7 की ये किताब है कंप्यूटर विज्ञान, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है। तो देखते हैं इस बुक में क्या है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। ये जो बुक्स हैं वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम के अंदर। काफी क्वेश्चंस निकलेंगे इस बुक के अंदर से। अब देखो, सबसे पहला चैप्टर है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली क्या है? कंप्यूटर एक मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली मशीन है। यह उस भाषा को नहीं समझता है जिसका उपयोग हम सामान्य तौर पर एक दूसरे से संवाद तथा गणना के लिए करते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी बाइनरी भाषा या फिर मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी भाषा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी या मशीनरी। बाइनरी किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है। हम जो भाषा बोल रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता है। उसके बाद हम आमतौर पर गिनती के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं, परंतु एक कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है, क्योंकि यह केवल दो स्थितियों को ऑन और ऑफ ऑन और ऑफ। बाइनरी सिस्टम एक संख्या प्रणाली है जिसमें केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1। प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। जैसे ही हम एक कैरेक्टर लिख रहे हैं, जैसे ये एक संख्या लिख दी, इसको क्या बोलते हैं? 1 बिट। ये लिख दी, इसको भी क्या बोलते हैं? 1 बिट। ये दोनों क्या है? बिट के रूप में होती है। और कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है मेमोरी की, वो बिट होती है। उसके बाद बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई है। ये याद रखना आप। कंप्यूटर की जो डेटा की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है, जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। याद रखना इसको नाम, बिट। बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मतलब 0 या 1। उसके जब 8 बिट्स को एक इकाई के रूप में समूहीकृत किया जाता है तो वो एक बाइट बनाते हैं। मतलब 8 बिट मिलकर क्या बन जाता है? एक बाइट। 8 बिट मिलकर क्या बन जाता है? एक बाइट। और 4 बिट किसके बराबर होता है? एक निब्बल के। एक निब्बल के। आगे चलते हैं। यदि समूह 8 बिट का नहीं बना करके 4 बिट बना दिया जाए तो उसे निब्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निब्बल कहा जाता है। समझ गए? 8 बिट को क्या बोलते हैं? बाइट। 8 बिट को क्या बोलते हैं? एक बाइट बोलते हैं। और 4 बिट को क्या बोलते हैं? एक निब्बल बोलते हैं। दो निब्बल मिलकर एक बाइट। ये तो साधारण सी बात है, दो निब्बल बराबर एक बाइट हो गया। आगे देखो, ये डायग्राम से दिखाया गया। ये टोटल कितने हैं? 8 बिट है। 8 बिट है। 8 बिट सबको मिलाकर क्या बन गया? एक बाइट बन गया। और 4 बिट को मिलाकर क्या बन गया? एक निब्बल बन गया। और ये 4 बिट अलग से और दिखा दिए इसने, निब्बल। 4 बिट बराबर होता है एक निब्बल, 8 बिट बराबर होता है एक बाइट। आगे देखते हैं। कंप्यूटर केवल दो अलग अलग स्थितियों को पहचानते हैं, ऑन और ऑफ। ये याद रखना, ऑन और ऑफ। ऑन का मतलब तो एक होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है? 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिनकी भी एक केवल दो अवस्थाएं होती हैं, चालू या बंद। या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। कोई भी मशीन होती है तो उसकी ये दो ही परिस्थिति है, या तो उसको ऑन कर सकते हैं या उसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दो अंक 0 और 1, इन दो स्थितियों को आसानी से दर्शा सकते हैं। 0 अंक ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति है। उसके बाद अंक 1 ऑन। ऑन की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्थिति को दर्शाता है। आगे चलते हैं संख्या प्रणाली।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। पटवार में या कंप्यूटर से रिलेटेड जहां भी कंप्यूटर का सिलेबस दिया होता है वहां पर इसमें से क्वेश्चन 100% उठाया जाता है। नंबर सिस्टम में से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। संख्या प्रणाली संख्याओं को व्यक्त करने एवं लिखने की एक प्रणाली है। इसको याद कर लेना आप। संख्या प्रणाली क्या है? संख्या प्रणाली संख्याओं को व्यक्त करना, उनको लिखना, उसी को क्या बोलते हैं? संख्या, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। संख्या प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक तो गैर स्थिति है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, और पोजिशनल नंबर सिस्टम। दो तरह की होती है, नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम। दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, इसको और आगे देखेंगे अभी। गैर स्थिति है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये कौन से होते हैं? अतीत में मनुष्य उंगलियों पर गिनती गिनते थे। आज भी हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपनी उंगलियों से कैलकुलेशन करते हैं। वही बात ये बोल रहे हैं, अतीत में मनुष्य उंगलियों से गिनती करते थे। 10 से अधिक की गिनती के लिए वे उंगलियों को इंगित करने के लिए पत्थर, कंकड़, झाड़ियों, चड़ियों का उपयोग करते थे, छोटे छोटे डंडों का उपयोग करते थे। इस विधि योगात्मक दृष्टिकोण या गैर स्थितीय संख्या प्रणाली का उपयोग करती है। इस प्रणाली में हमारे पास एक के लिए एक खड़ी लाइन, दो के लिए दो खड़ी लाइन, जैसे हमने ये बना दिया एक के लिए, फिर दो के लिए दो तीन लाइन, तीन के लिए तीन लाइन, इस तरह से एक संख्या की संख्या में मौजूद प्रतीकों की संख्या की गिनती होती है। ऐसी संख्या प्रणाली से अंकगणितीय गणना करना बहुत कठिन होता है। अगर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो इस तरह से कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में फिर क्या आया? पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसमें क्या चीज है? किसी स्थिति है संख्या प्रणाली में कुछ प्रतीक होते हैं जिन्हें अंक कहा जाता है। पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होते हैं? कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? डिजिट्स होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? अंक कह देते हैं। ये प्रतीक किसी संख्या में उनके स्थान के आधार पर विभिन्न मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंप्यूटर केवल स्थितीय संख्या प्रणाली को ही समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? केवल और केवल किसको समझता है? स्थिति है पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम को ही समझता है। जब हम कुछ अक्षर या शब्द टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें संख्याओं में अनुवाद करता है, क्योंकि वह केवल संख्याओं को समझता है। कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। देखो दोबारा आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर किसका उपयोग करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी मतलब 0 और 1। उसके बाद आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर में कौन कौन सी संख्या प्रणाली होती है, ये आपका मेन टॉपिक है। यहां पर जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो किताब के अंदर दिया हुआ है सिर्फ उतना ही हम नंबर सिस्टम देखेंगे। इसके अलावा आप अगर डीप इसको देखना है, आपको डीप तो देखना ही पड़ेगा। तो अगर वो नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है नंबर सिस्टम की, आपको चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप वो नंबर सिस्टम वाली पूरी वीडियो देख लेना। उसके अंदर आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम तैयार हो जाएगा। अभी देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संख्या अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका संख्या प्रणाली कहलाता है। ये याद रखना डेफिनेशन। संख्या नंबर सिस्टम होता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संख्या एवं अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका संख्या प्रणाली कहलाता है। जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको प्रदर्शित करने की जो प्रणाली है उसी को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर में कुल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। ये 4 नंबर सिस्टम ही पढ़ना है हमने। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये 4 नंबर सिस्टम होते हैं। याद कर लेना इस नाम को अच्छे से, चारों को। आगे चलते हैं। ये देखो एक चार्ट से बता दिया आपको। बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी संख्या जिसको बोलते हैं, इसका आधार 2 होता है इसलिए इसको द्विआधारी बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी संख्या होती है? 0 और 1। उसके बाद डेसिमल का आधार कितना होता है? 10 होता है। आधार इसका 10 होता है। इसके अंदर कौन सी संख्या आती है? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक आती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद होता है ऑक्टल। ऑक्टल का जो आधार होता है वो होता है 8 और इसके अंदर कहां 0 से लेकर 7 तक जितनी भी संख्याएं वो किस में आती है? ऑक्टल में आती है। फिर आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 16। इसके अंदर जो संख्याएं आती है वो 0 से 9 और अल्फाबेट आते हैं A से लेकर F तक। इन सबको काउंट करोगे तो वो कितने हो जाते हैं?
16 हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं द्विआधारी, द्विआधारी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी, बाई का शाब्दिक अर्थ दो होता है, बाई का मतलब दो होता है। नंबर सिस्टम का आधार बेस रेडिक्स दो होता है, इसका जो बेस होता है रेडिक्स होता है वो कितना होता है? दो होता है। अर्थात इस नंबर सिस्टम में दो चिन्हों का प्रयोग होता है, जीरो और एक, जीरो और एक का ही उपयोग कर सकते हैं इसके अंदर। बाइनरी नंबर सिस्टम के एक अंक को बिट, मतलब एक जो अंक है उसको क्या कहेंगे? बिट कहेंगे। जैसे ये एक अंक है तो इसको क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं, एक अंक को बिट बोलते हैं। बाइनरी नंबर को में लिखा जाता है कैसे? ब्रैकेट, इसके अंदर नंबर लिख दिया और उसके नीचे दो लिख दिया। अगर यहाँ पे दो लिखा है इसका मतलब ये नंबर कौन सा है? बाइनरी नंबर है। समझ आ गया? यहाँ पर बेस वैल्यू आपको देखकर आपको पहचान करनी है कि ये किस तरह का नंबर है। कई बार जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये साफ साफ नहीं लिखा होता कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना है या डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है। वो डायरेक्ट क्या देता है? एक क्वेश्चन दे देता है, जैसे ये दे दिया 1 2 3 8 और इसको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। तो आपको पहचान कैसे करनी है ये किस तरह का ऑक्टल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। क्वेश्चन मार्क यहां पर ये पूछ रहा है कि अगर 123 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, कितनी वैल्यू आएगी? तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जो नीचे जो बेस दिया हुआ है इनका, वहां से आपको इसकी पहचान करनी है। आगे चलते हैं। ये तो था बाइनरी नंबर। उसके बाद देखते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसी का शाब्दिक अर्थ 10 होता है, 10 से क्या बन गया? डेसिमल। अर्थात इस नंबर सिस्टम में 10 चिन्हों का प्रयोग होता है। 10 चिन्ह, 10 चिन्ह कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। ये देखो इस तरह से इसको दिखाया जाता है, नीचे 10 लिखा है, इसका बेस मतलब 10 होता है। जहां पर 10 लिखा है तो ये वैल्यू कौन सी होगी? डेसिमल वैल्यू होगी। समझ आ गया? उसके बाद देखते हैं दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग हम सामान्य गणितीय गणना में करते हैं। डेसिमल नंबर को ब्रैकेट और नीचे बेस 10 में दर्शाया जाता है। नीचे अगर 10 लिखा है तो वो कौन सी वैल्यू होगी? डेसिमल होगी। अब ये देखो, ये डेसिमल और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट दिखाया गया आपको। इसको थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। ये देखिए, ये डेसिमल वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से 9 तक होती है डेसिमल। अब उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी वैल्यू है वो दिखाई गई है। 0 के इक्वल 0, 1 के इक्वल 1 और 2 के इक्वल कितना होता है? 10 होता है। 3 के बराबर 11 होता है, 4 के बराबर 100 होता है, 5 के बराबर 101 हो गया, 6 के 110 हो गया, 7 के 111 हो गया, 8 के 1000 हो गया और 9 के 1001 हो गया। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। और इनके जो कन्वर्जन है, आपको अगर कन्वर्जन देखना है तो वो आपको सारा उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जो नंबर सिस्टम वाली वीडियो इस चैनल के अंदर मिल जाएगी आपको। तो वहां से आप इसका पूरा कन्वर्जन देख लेना। मेनली तो इसका कन्वर्जन ही है जो आपको पढ़ना है, कन्वर्जन के ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखते हैं, हमारा कंप्यूटर सामान्यतः जिस कोड का प्रयोग करता है उस कोड का नाम आस्की। आस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस नाम को याद कर लेना। इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी है, बहुत बार पूछी है। आस्की की पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह कोड सभी अक्षर, अंक, चिन्ह आदि का बाइनरी कोड प्रदर्शित करता है। आस्की कोड 1 बाइट 8 बिट में प्रदर्शित होता है। मतलब इसके अंदर संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 8 होंगी। 2 4 6 और 8, कितनी होगी? 8। इस तरह से इसके ये क्या होगी? आस्की वैल्यू होगी। आस्की कोड की टेबल में ए का क्रमांक 65 है। ए को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? 65 से। इस क्रम में आस्की कोड की टेबल में आर का क्रमांक 82 होता है। ए से लेकर जेड तक अगर आप काउंट करोगे तो ए कहां से स्टार्ट होता है? 65 से। 65 66 67, उसके बाद जब आर आएगा तो उसका कितना नंबर आ जाएगा? 82 आ जाएगा। अतः आर का आस्की कोड कितना होगा? अब 82 का कितना होता है? 0 1 0 1 0 0 1 0। 8 का कितना होता है? अगर इसको हम 8, जो आस्की कोड होता है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 8 बिट का। तो 8 बिट कैसे बनेगा? 4 + 4, 4 और 4, ये 4 बिट हो गए
और ये 4 बिट हो गए। अब 8 की जो वैल्यू है, जो 8 है वो कितना 0 1 0 1, और 2 की जो वैल्यू है 0 0 1 0, 4 और 4 कितना हो गया 8 बिट हो गया। जबकि आस्की कोड की टेबल में ए का क्रमांक, अब याद रखना जो कैपिटल ए है वो तो कहां से स्टार्ट होता है, एबीसीडी जो 65 से स्टार्ट होती है। उसके बाद में जो स्मॉल एबीसीडी है वो जो कहां से स्टार्ट होती है 97 से, 97 98 99 100 ऐसे जब 26 तक आप पढ़ लोगे तो वो क्या हो जाएगी स्मॉल एबीसीडी हो जाएगी। इस क्रम में आस्की कोड की टेबल में आर का क्रमांक 114। डिफरेंस देख लो, यहां पर जो कैपिटल आर है उसका कितना है 82 है, और स्मॉल आर है जो उसका कितना है 114। दोनों को डिफरेंट रखता है, कैपिटल आर को अलग समझता है वो और स्मॉल आर को अलग समझता है। तो इसका कितना हो गया 114। तो 114 का आस्की कोड कितना हो गया 0 1 1 1 0 0 1 0। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपने को यही नंबर मिलेगा। कन्वर्जन आप दोबारा बोल रहा हूं, वो वीडियो के अंदर आपको पूरा कन्वर्जन डीपली समझाया हुआ है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। आगे देखते हैं। यूजर कीबोर्ड से कोई की दबाता है तो कीबोर्ड उस बटन के डेटा को आस्की कोड में बदल देता है। आस्की कोड में बदलने का काम किसका होता है कीबोर्ड का। याद रखना आस्की कोड में कौन बदल गया, जैसे ही हमने कोई की प्रेस की तो वो कीबोर्ड क्या करता है उसको आस्की में बदल देता है। जैसे कि चित्र यूजर में आर का बटन दबाया तो कीबोर्ड से आर का आस्की कोड प्राप्त होता है। हमने तो आर दबाया है लेकिन कंप्यूटर को क्या मिलेगा उसका आस्की कोड मिलेगा। आर का आस्की कोड सीपीयू को भेज दिया जाता है। आर का जो आस्की कोड है कितना था आर का 82, वो किसके पास जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू प्राप्त आस्की कोड पर गणना का कार्य करता है। उसके बाद सीपीयू उस पर क्या कर देता है प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। आगे देखते हैं। सीपीयू गणना का कार्य पूर्ण होने पर प्राप्त परिणाम को मॉनिटर को भेज देता है और मॉनिटर प्राप्त आस्की कोड को पुनः आर अक्षर में बदल देता है। अब यहां पर याद रखना जो आस्की कोड में बदलने का काम है इसको आस्की कोड में किसने बदला कीबोर्ड ने। ये काम किसका है कीबोर्ड में। और आस्की को वापस आर में किसने बदला मॉनिटर ने। याद रखना इस बात को, कोई भी हम लेटर कोई भी की हम प्रेस करते हैं तो उसको आस्की में बदलने का काम कीबोर्ड का होता है, और उस आस्की को वापस आउटपुट में दिखाने का काम जो होता है वो किसका काम होता है मॉनिटर का काम होता है। आस्की कोड को पुनः आर अक्षर में बदल देता है और मॉनिटर स्क्रीन पर आर प्रदर्शित होता है। आगे देखते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये जरूर पढ़ लिया करो। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर किसको समझता है बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर द्वारा संख्या व अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका संख्या प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है संख्या प्रणाली कहलाता है। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई बिट होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है बिट होती है। 8 बिट के समूह को 1 बाइट बोला जाता है। 8 बिट के समूह को 1 बाइट बोला जाता है। 4 बिट से मिलकर एक निब्बल का निर्माण होता है। एक निब्बल बनता है 4 बिट से। कंप्यूटर आस्की 8 बिट कोड का प्रयोग करता है। ये याद रखना आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 8 लेकर 8 बिट का उपयोग करता है। आस्की कोड में प्रत्येक अक्षर अंक चिन्ह का बाइनरी कोड निहित होता है। हर एक सिंबल का हर एक कैरेक्टर का हर एक डिजिट का एक आस्की कोड होता है। कंप्यूटर की ऑन अवस्था को 1 से दर्शाया जाता है और ऑफ को 0 से दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं। डेसिमल नंबर में डेसी का अर्थ क्या होता है। कुछ एक एमसीक्यू है जो इस चैप्टर के अंदर वो भी देख लें। डेसी में डेसी का अर्थ क्या होता है 10 होता है। बिट संबंधित है। बिट किससे संबंधित है बिट किससे संबंधित है बाइनरी से। बाइनरी के अंदर जो एक डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं बिट बोलते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर डैश भाषा समझता है। बाइनरी कौन सी बाइनरी भाषा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है एक ही भाषा समझता है, वो कौन सी है बाइनरी। आगे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग। आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग सिलेबस के अंदर दिया हुआ है
पटवार में 4th ग्रेड में कौन सा दिया हुआ है? एमएस वर्ड दिया हुआ है। और बुक के अंदर कौन सा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं ताकि आपको पता रहे कि हम इसको स्किप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसकी जगह हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर है वो एमएस वर्ड है, जिसको हम अलग से क्लास के अंदर देखेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर होता क्या? दस्तावेज बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, उनके अंदर फॉर्मेटिंग करनी, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ये सारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में बताया हुआ है। इसके एमसीक्यू देख लेते हैं जो हमारे काम का है। ज्यादा इसमें चेंज नहीं है लिब्रे ऑफिस राइटर में और लिब्रे एमएस वर्ड के अंदर। लिब्रे ऑफिस राइटर और जो एमएस वर्ड है उसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है। लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो एमएस वर्ड को डीपली देखेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज के बैकग्राउंड पर रंग सुनियोजित करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह है। अब इसके लिए हम पेज स्टाइल का यूज करते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर के बेस पे। लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं देखेंगे, जब हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे कि क्योंकि कुछ टूल्स क्या होते हैं, चेंज है। कुछ टूल्स एमएस वर्ड के और लिब्रे ऑफिस राइटर के दोनों के चेंज है। अब इसके अंदर निम्न में से लेआउट टैब, ये भी नहीं, किसी दस्तावेज में कंटेंट के पीछे मोर की तरह उपयोग किया जाता है। ये देखो, जो दस्तावेज जो भी पेज होता है उसके पीछे ना हल्की सी कई बार इमेज लगी होती है। आप जैसे कई बार नोट्स लेते हो मार्केट से या कोई बुक परचेज करते हो तो उसके बैकग्राउंड में कुछ लिखा होता है या कोई ना कोई शेप बनी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वाटरमार्क। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाटरमार्क बोला जाता है। टेक्स्ट या पैराग्राफ में ये छोड़ दो, आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी हम कौन सा देखेंगे? एमएस पावर पॉइंट। तो यहां पर कौन सा दिया हुआ है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम ग्राफ, चार्ट, वीडियो और एनिमेशन को शामिल कर प्रस्तुतियों को बना सकते हैं। प्रस्तुतियों को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्लाइड का एक समूह होता है। इसके अंदर क्या होती है? स्लाइड होती है। इसके अंदर पेज जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। स्लाइड, जो पेज होते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्लाइड। और डॉक्यूमेंट में पेज होता ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसको स्लाइड बोलते हैं, पेज नहीं बोलते, जिनका उपयोग व्यवसायों, कक्षाओं इत्यादि मौखिक प्रस्तुतियों में किया जाता है। आगे देखते हैं, ये छोड़ दो। इसके अंदर आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये काफी एग्जाम्स में आए हुए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की वह डैश की है जो स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू किया जाता है। कोई भी स्लाइड हमने प्रेजेंटेशन बना ली, उसको स्टार्ट भी करेंगे, स्टार्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो पूछ रहे हैं। कौन सी शॉर्टकट की होती है? F5। एक बात याद रखना, ये जो F5 की है वो कहां से स्टार्ट करेगी? बिगिनिंग से। मतलब आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है वहां से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कहां से स्टार्ट हो, जैसे आप 50 स्लाइड की आपकी एक प्रेजेंटेशन है, उस स्लाइड में आप 10 नंबर की स्लाइड पे हो जिसके अंदर आप उसको काम कर रहे हो, उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपको वहीं से स्टार्ट करनी है, जैसे 10 नंबर से स्टार्ट करनी है, मतलब करंट से स्टार्ट करनी है, तो करंट से स्टार्ट करने के लिए कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस F5। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। आगे चलते हैं, ये और देख लो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की स्लाइड का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन 2 ही होते हैं, एक तो होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, आप जो ये बोर्ड देख रहे हो ये किस फॉर्म में है? आप जो ये बोर्ड देख रहे हो वो किस फॉर्म में है? ये तो है और लैंडस्केप। आप जो ये बोर्ड देख रहे हो ये तो है लैंडस्केप। अगर इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा पोर्ट्रेट।
तो जिस ओरिएंटेशन जो होता है स्लाइड्स का वो हमेशा क्या होता है, लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप मतलब इस तरह से, और पोर्ट्रेट कैसा हो गया, इस तरह से। पोर्ट्रेट ऐसा होता है और लैंडस्केप ऐसा होता है। आगे चलते हैं। स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, जिसके अंदर हम गणनाएं करते हैं, आंकड़ों को सुव्यवस्थित करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट प्रोग्राम बोलते हैं। यहाँ भी हम वर्कशीट जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क या कैल्क बोलते हैं जिसको, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, एमएस एक्सेल पढ़ना है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। अन्य शब्दों में वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। जो वर्कशीट का समूह होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, वर्कशीट के समूह को क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। याद रख लेना इस लाइन को। कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर भी बैक स्टेज व्यू विंडो ओपन होती है। ये छोड़ दो, अपने आगे चलते हैं। ये इसके अंदर एक टेबल है जो, ये देखते हैं, इसके जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। स्प्रेडशीट में क्या होता है, फॉर्मूला और फंक्शंस होते हैं। फॉर्मूला जैसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। फॉर्मूला तो कैसे हो गया, जैसे इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3, ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर इसको अगर एडिशन का फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं, इसी का एक फंक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, सम, a1 कोलन a3। समझ गए, ये तो हो गया फंक्शन, ये हो गया फॉर्मूला। अभी सिर्फ इतना ही, जब हम एक्सेल को पढ़ेंगे उस टाइम पूरा डीपली हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है। ये क्या बोल रहा है, स्प्रेडशीट में कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा होता है, एवरेज। याद रखना इसको, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, एवरेज होता है या एवीजी होता है। ये जो एवीजी होता है ये नहीं होता है, इसको पूरा लिखना होता है एवरेज। कई बार हम सोच लेते हैं जैसे मैक्सिमम के लिए मैक्स लिख दिया, मिनिमम के लिए मिन लिख दिया, सम के लिए सम लिख दिया, तो ऐसे ही एवरेज के लिए एवीजी लिख देंगे। एवीजी नहीं होता है, इसका जो औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो पूरा एवरेज होता है। और कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है, बराबर का निशान लगता है, बराबर का। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट की जा सकती है। करंट डेट, करंट डेट के लिए कौन सा होता है, टुडे। करंट डेट के लिए कौन सा होता है, टुडे होता है। और उस, ये तो हो गया करंट डेट। अगर हमें करंट डेट और टाइम दोनों चाहिए, करंट डेट और टाइम, हमारी सेल के अंदर हमें करंट डेट चाहिए प्लस क्या चाहिए, करंट टाइम, दोनों के लिए फिर कौन सा फंक्शन लगेगा, नाउ फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगेगा, नाउ का फंक्शन। किसके लिए, करंट डेट और टाइम के लिए। इनकी एक शॉर्टकट की और होती है। करंट डेट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, अगर सेल के अंदर हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की कौन सी होती है, इसकी होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। और करंट और डेट, करंट डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करने, करंट डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करने तो कौन सी होगी, कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। क्या होगी इसकी, सेमीकोलन, यहां पर आएगा सेमीकोलन। समझ गए। करंट डेट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ये कीज बहुत बार पूछी जाती है जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी कीज देखेंगे। यहां पर सिर्फ हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सामने आ रही है। तो इसको याद रखना, करंट डेट के लिए फंक्शन कौन सा है, टुडे। इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। उसके अलावा करंट डेट और टाइम दोनों चाहिए तो क्या होती है, नाउ। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। आगे देखते हैं। स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए हमें डैश का उपयोग करने की आवश्यकता, गणना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मूला या फंक्शंस का। उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होने चाहिए, तो चिन्ह कौन सा, अभी बताया था आपको, बराबर का चिन्ह।
कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन हमें लिखना है तो उसको लिखने से पहले हमें बराबर का निशान लगाना होता है, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आए हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ये। आगे चलते हैं। ये आ गया पाइथन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लैंग्वेज होती है पाइथन सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। पाइथन की कार्यप्रणाली, ये भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद आता है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, ये हमारे काम का जो टॉपिक है, इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग। इसका चैप्टर हमने इससे पहले वाली क्लास में भी देखा था, छठी क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना एक बार, उससे आगे का पार्ट है इसके अंदर। अब देखो, इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट से बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जुड़े होते हैं। यह ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इसमें संचार, व्यवसाय और सूचना प्राप्त करने के साथ साथ हमारे मनोरंजन के तरीकों में भी बदलाव किया गया। इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते ही हो, क्या होता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है भी जितने भी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर, जैसे हम इंटरनेट ऑन करते हैं तो जितने भी हमारे सिस्टम है दुनिया के अंदर इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हम भी उनके साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्या नाम है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ये याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था, का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोटोकॉल का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह को डेटा को ट्रांसफर करना। आप दुनिया में किसी भी कोने पर मौजूद हो, आप इंटरनेट का उपयोग करके कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से करते हो। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर कौन? उसको सर्व करता है, इंफॉर्मेशन देता है निकाल के। वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन का प्रयोग करता है उसे क्लाइंट, जो इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट कहते हैं। और वह कंप्यूटर जिसमें सूचना स्टोर रहती है उसे क्या करते हैं? सर्वर कहते हैं। तो हमें सूचना देगा कौन? जिसके पास वो पहले से स्टोर है, वही तो हमें सर्व कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। इंटरनेट की पूर्ण अवधारणा का प्रतिपादन सन 1983 में हुआ। पूरी तरह से इसकी जो अवधारणा आई थी वो कब आई थी? 1983 में आई थी। भारत में पहली बार 1995 को इंटरनेट लॉन्च हुआ था। 1995 को लॉन्च हुआ था। अगर तारीख पूछे तो कितनी है इसकी? 15 अगस्त 1995। और इसकी अगर पूछे कि प्रदाता कौन था, प्रोवाइडर कौन था, तो किसने किया था? विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको क्या बोलते हैं? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। पहली बार भारत के अंदर इसी ने शुरुआत की थी इंटरनेट की। कब की थी? 15 अगस्त 1995 को। आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है? दुनिया का पहला नेटवर्क, दुनिया का पहला नेटवर्क, पहला नेटवर्क कौन सा है? ARPANET, ARPANET, ARPANEट जो अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा बनाया गया था। ARPANET की पूरी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या नाम है इसका पूरा? अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये कब बना था? ये 1960 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1960 में। अमेरिकी जो डिफेंस
थी, रक्षा मंत्र जो विभाग था उसके द्वारा एक नेटवर्क बनाया गया था जिसको क्या बोला गया था, आरपानेट, 1960 में बोला गया था। इसको दुनिया का पहला नेटवर्क बोला जाता है। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार, इसके प्रकार देखते हैं। नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क को दूरी एवं क्षेत्र के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया। दूरी और क्षेत्र के आधार पर 4 श्रेणी कौन कौन सी है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो इसको, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्षेत्र 10 मीटर तक, कहां तक होता है ये, 10 मीटर तक होता है। इसमें कंप्यूटर से डिवाइस को वायर्ड या वायरलेस द्वारा कनेक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्लूटूथ एक वायरलेस पैन है। ये जो है ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ब्लूटूथ किस तरह का नेटवर्क है, ये जो ब्लूटूथ है वो किस तरह का नेटवर्क होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ जैसे जुड़ गया या हमारे टीवी और रिमोट के बीच में जो कनेक्शन बन रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, पैन होते हैं। उसके बाद लैन लोकल एरिया नेटवर्क, डेफिनेशन इनकी याद कर लेना अच्छे से। पैन का क्षेत्र एक भवन तक सीमित है, मतलब एक बिल्डिंग तक रहता है पैन। लैन निजी नेटवर्क होता है, लैन निजी नेटवर्क होता है जिसमें केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ऑथोराइज्ड यूजर को ही डेटा एक्सेस करने की परमिशन होती है। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी एक वायरलेस लैन है, जो वायरलेस आप वाईफाई कनेक्शन करते हो वो क्या है, एक वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई लैन है। इस नाम को याद कर लेना, वायरलेस फिडिलिटी, बहुत बार आया हुआ है ये। वायरलेस वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। और जो वाईफाई हम कनेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाईफाई लैन वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मैन का पूरा नाम क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो इनके नाम है ये अच्छे से रट लेना आप, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वास्तव में लैन का एक विस्तृत रूप है जो एक कस्बा या एक शहर तक सीमित होता है। लैन तो क्या करता है, एक बिल्डिंग को कवर करता है। मैन क्या करता है, एक पूरी सिटी को कवर करता है। बड़ा हो गया, लैन से बड़ा कौन हो गया, मैन हो गया। उदाहरण के लिए केबल टीवी नेटवर्क जो हमारी डिश टीवी वगैरह चलते हैं। उसके बाद आता है वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा संपूर्ण भौगोलिक, संपूर्ण देश महाद्वीप, संपूर्ण विश्व क्षेत्र कवर किया जाता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट जो है किस तरह का नेटवर्क है, याद रखना, इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है, एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट। आगे चलते हैं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर हुए, सर्च इंजन हुए, इनसे तो आप फेमिलियर हो। मोबाइल में हम कुछ भी सर्च करना है तो सबसे पहले वेब ब्राउजर ही खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, तो वही वेब ब्राउजर है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, इंटरनेट को चलाना है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वेब ब्राउजर की। किसकी होती है, वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर से आप वर्ल्ड वाइड वेब www पर मौजूद वेब पृष्ठों को देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी पेज हैं, जितनी भी वेबसाइट्स, आप उनको देख सकते हो किसकी सहायता से, वेब ब्राउजर की सहायता से। ये सारे वेब ब्राउजर हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला का है, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपेरा का है, ये जो क्रोम है वो किसका है, गूगल का है। क्रोम किसका है, क्रोम गूगल का। आगे देखते हैं, वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब से डेटा प्राप्त कर वेब पर नेविगेट करने की सुविधा प्रदान करता है। इस पॉइंट को अच्छे से रट लेना आप, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन बनकर आ जाता है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वेब से डेटा प्राप्त कर वेब पर नेविगेट करने की सुविधा प्रदान करता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो होते हैं वो इसी काम आते हैं। वेब ब्राउजर को क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इंटरनेट नेविगेशन टूल या क्लाइंट टूल। उसके बाद में वेब ब्राउजर सर्वर से प्राप्त डेटा को वेब पेज के रूप में प्रदर्शित करता है। इंटरनेट से जो भी वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है वो हमें किस रूप में दिखाता है, वेब पेज के रूप में दिखाता है। उसके बाद बात आती है सर्च इंजन की। ऐसे प्रोग्राम जो वांछित सूचनाओं के लिए वेबसाइट को सर्च करने का कार्य करते हैं उन्हें सर्च इंजन, सर्च का मतलब ही क्या होता है, ढूंढना,
वेबसाइट, किसी वेबसाइट को ढूंढ कर लाना, जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन के द्वारा सर्च परिणाम के रूप में वेबसाइट व वेबसाइट के लिंक की सूची प्राप्त प्रस्तुत करता है। इस सूची को SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, नाम याद रख लेना। वेब पर जानकारी को ढूंढने के लिए कुछ इनपुट करें जिनके आधार पर सर्च रिजल्ट के रूप में URL की सूची आती है। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था URL क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये सारी चीजें। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना इससे पीछे वाली क्लास। सर्च इंजन के उदाहरण गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सारे क्या है, सर्च इंजन होते हैं। आगे चलते हैं, साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी का, इंटरनेट जब भी हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल पर अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं, तो सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, किसका ध्यान रखना होता है, साइबर सिक्योरिटी का। कौन सा लिंक ओपन करना है, कौन सी इमेज डाउनलोड करनी है, कौन सी वीडियो डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, किन चीज़ों को हमें शेयर करना है, किन को नहीं शेयर करना है, ये सारी क्या होती है, इसकी साइबर सेफ्टी का ही पार्ट होती है। साइबर सुरक्षा के आधार पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सुरक्षित उपयोग संभव है। साइबर सुरक्षा सिस्टम नेटवर्क और प्रोग्राम को डिजिटल हमलों से बचाती है। ये साइबर हमले आमतौर पर संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने, बदलने या नष्ट करने के उद्देश्य से होते हैं। उपयोगकर्ता से धन की मांग करना, नियमित कॉरपोरेट संचालन में बाधा डालना और जैसे साइबर हमलों में से सुरक्षित रखता है। जो साइबर सेफ्टी है वो हमें इन सबसे चीजों से बचाता है। जो साइबर जितने भी क्राइम है उनसे बचाने के लिए क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है। आगे चलते हैं, ये कुछ एक प्रकार है, कौन कौन से हैं। पहला हो गया नेटवर्क सुरक्षा। यह संवेदनशील डेटा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि नेटवर्क प्रयोग करने के योग्य है और भरोसेमंद है। मतलब जिस भी नेटवर्क का हम यूज कर रहे हैं वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। सफल नेटवर्क सुरक्षा मालवेयर और साइबर हमलों से बचाव करती है। एप्लीकेशन सुरक्षा, ये तो होगी नेटवर्क सुरक्षा। उसके बाद आ गई एप्लीकेशन सुरक्षा। एप्लीकेशन सुरक्षा उद्देश्य सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन कोड और डेटा को साइबर खतरों से बचाना है। एप्लीकेशन डिजाइन और विकास के सभी चरणों के दौरान एप्लीकेशन सुरक्षा लागू कर सकते हैं। उसके बाद सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन को सेव रखना। ऑपरेशनल सुरक्षा, अंतिम उपयोगकर्ता एंड यूजर सुरक्षा, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के। उसके बाद देखो इंटरनेट का जिम्मेदार उपयोग। ये चीजें वैसे तो आपको पता ही है, बच्चों को बताने वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप खुद जिम्मेदार हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो जो आपको पता नहीं है कि इंटरनेट को कैसे यूज करना है, कहाँ किस लिंक को ओपन करना है, किसके साथ क्या चीजें शेयर करनी है। तो ये सब चीजें किसको, एक 7वीं क्लास का जो बच्चा है उसको नहीं पता होता है कि इंटरनेट पर कैसे वो यूज करे, किस चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें बताने के लिए यहाँ पर है। देखो, सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करते हैं या नहीं होते। जैसे जिन साइटों पर क्या लगा होता है, HTTPS, जहाँ S लगा होता है वो क्या होती है, सिक्योर होती है। इसका पूरा नाम क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर मतलब ये क्या है, सिक्योर है। आगे चलते हैं, मजबूत पासवर्ड चुने। ये सारी बातें नॉर्मल सी है। आगे देखो इंटरनेट से लाभ हानियां, ये सारी चीजें आपको पता है, इन पे हमें टाइम नहीं खराब करना है। उसके बाद देखो कुछ एक पोर्टल है, ये देखेंगे हम पोर्टल जो है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की किताब में ये पोर्टल दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। जब पोर्टल पूछे जाते हैं तो इनमें से पूछे जा सकते हैं। स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल क्या चीज है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेशन माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2017 में, कब स्टार्ट हुआ,
2017 में शुरू किया गया। यह एक कार्यक्रम है जो इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से? पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए निर्मित किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री देश के विद्यार्थियों तक पहुंचाना। जितने भी स्टूडेंट्स है उन सबको एक क्या करना है? अधिगम सामग्री देश के विद्यार्थियों तक पहुंचाना। हर बच्चा एक क्वालिटी लर्निंग कर सके, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? स्वयं पोर्टल। यह एक स्वदेशी आईटी प्लेटफॉर्म है, के माध्यम से विकसित किया गया है। यह कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम को किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन जितनी भी बुक्स होती हैं, स्कूलों के अंदर जितनी भी बुक्स लगी हैं, उन सब के लिए एक पोर्टल बना दिया जहां पर उन सब की क्या होती है? क्लासेज, मतलब डिजिटल क्लासेज रिकॉर्डेड होती हैं, वो जाकर वहां पर इजीली देख सकते हैं। तो वही कौन सा है? स्वयं। उसके बाद ये इसके लिंक दे दिए। एक पोर्टल और है पीएम विद्या पोर्टल, ये भी इसके जैसा ही है। पीएम विद्या पोर्टल, पीएम ई विद्या पोर्टल विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार की डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण सामग्री की मल्टी मोड पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक अनूठा प्रयास है। पीएम ई विद्या पोर्टल की विशेषता सभी प्रकार के लिए इसकी व्यापक पहुंच में निहित है, क्योंकि यह इंटरनेट, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट और टीवी सहित दूरस्थ शिक्षण प्लेटफॉर्मों के अपने मल्टी मोड सेटअप के साथ सभी को शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। ये भी क्या है? एक ऑनलाइन लर्निंग का पोर्टल है। आगे देखते हैं। HTML की फुल फॉर्म याद रख लेना आप तो बस। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं। HTML हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका बस फुल फॉर्म है वो ध्यान में रख लेना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद इसके कुछ MCQ हैं जो हमारे पटवार या 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, इंटरनेट एक नेटवर्क है। किस तरह का नेटवर्क है? वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? खुद एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ये लैन नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं। विंडो का डिफॉल्ट ब्राउजर निम्न में से कौन सा है? विंडो का कौन सा है? गूगल का है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा का नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज जो विंडो है, MS विंडो है, उसका जो डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अभी क्या चल रहा है? एज, EDGE, एज, MS एज। दीक्षा पोर्टल कब स्टार्ट किया गया? दीक्षा पोर्टल कब स्टार्ट किया गया? 5 सितंबर 2017 को। उसके बाद पैराग्राफ को शुरुआत, ये HTML से रिलेटेड है, इसके लिए ये ऑप्शन होता है, आपको ये ध्यान नहीं करना है, ये HTML से रिलेटेड है। उसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लास्ट जो 3-4 क्लासें हैं उन सबके अंदर लास्ट चैप्टर किसका दिया हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया हुआ है। वो सारी क्लासेज आपको देख लेना, AI से रिलेटेड वो सारी क्लासेज देख लेना। उससे आगे जो चल रही है ये सारी क्या है? उससे एडवांस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय समझ और बुद्धिमत्ता को कृत्रिम रूप से प्राप्त करने की एक तकनीक है। कृत्रिम रूप से जो हमारा माइंड है उसको पढ़ने की एक तकनीक है AI। मनुष्य की तरह कंप्यूटर द्वारा अपने आसपास के वातावरण और दिए गए निर्देशों से निर्णय लिए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? देखो, फोटो, शब्द, सारणी, ध्वनि, तापमान आदि कई सारी सूचनाएं मशीनें, अलग अलग सेंसर लगे होते हैं टेम्परेचर देखने के लिए, कोई आवाज सुनने के लिए, तो वो सारे सेंसर होते हैं, से एकत्र करती है। फिर इन सूचनाओं को न्यूरल नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क है? न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर समझता है।
किस नेटवर्क से? न्यूरल नेटवर्क से कंप्यूटर समझता है इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बहुत सारी सूचनाओं को बहुत कम समय में समझा जा सकता है, जो मानव के लिए जटिल कार्य है। मतलब आसानी से हमें कोई चीज समझनी हो तो आसानी से नहीं समझ पाती है। जैसे आप ये क्लास देख रहे हो, तो आप इस क्लास को 2 3 4 बार देखोगे तब आप इन चीजों को याद रख पाओगे। लेकिन एआई में क्या होता है, उसने एक बार देख लिया तो उसको आसानी से क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता रहता है। साथ ही कार्यों को स्वचालित करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहां पर क्या बता दिया, इसकी कार्य प्रणाली: सूचना संग्रहण, मॉडल का निर्धारण, मॉडल की ट्रेनिंग, मॉडल का वास्तविक वातावरण परीक्षण, और उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के प्रकार। एआई के प्रकार कौन से हैं? नैरो एआई, सामान्य जनरल एआई और सुपर एआई। 4 तरह की एआई है, नैरो, जनरल और सुपर। 3 तरह की एआई होगी ये। अब देखो इसके अंदर थोड़ा इनको डीपली देखते हैं। नैरो कौन सी होती है, सामान्य कौन सी होती है और सुपर कौन सी होती है? नैरो में क्या देखो, सीमित बुद्धिमत्ता। नैरो का मतलब क्या होता है? सीमित होता है। सीमित बुद्धिमत्ता एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसे विशिष्ट कार्यों के लिए निर्मित किया जाता है। इसका उपयोग सीमित होता है। नैरो होता है, नैरो माइंड कई बार बोलते हैं, नैरो माइंड है ये, तो वो सीमित ही होता है, वो ज्यादा नहीं सोच सकता है। उसके अंदर जितनी कमांड्स डाल दी वो उन्हीं कमांड्स पर काम करेगा, अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन नहीं करता है। और यह किसी एक कार्य को पूरा करने में अद्वितीय होता है। उदाहरण देखो, आवाज पहचानना, जो वॉइस रिकॉग्निशन है, वॉइस रिकॉग्निशन जितने भी सॉफ्टवेयर है वो कौन से है? नैरो एआई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नैरो एआई से रिलेटेड है। आवाज पहचानना, स्मार्टफोन का उपयोग बोलकर किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। यह वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक सीमित बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य होता है वाक्यों को समझना और उनके आधार पर कार्रवाई करना। जैसे सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, गूगल हो गया। तो ये हो गया, देखो सीरी किसका है? एप्पल का, याद रखना इसको, एप्पल का। अलेक्सा किसका है? अमेजोन का। गूगल असिस्टेंट गूगल का हो गया। तो ये सारे क्या हैं? वॉइस असिस्टेंट हो गए, वॉइस रिकॉग्निशन। ये किस तरह के होते हैं? सारे नैरो एआई हैं। और जो इसके अंदर है वो पहले से उसके अंदर कमांड दे दी, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गया वॉइस। उसके बाद आता है चैटबॉट। चैटबॉट भी क्या होता है? नैरो एआई का उदाहरण है। चैटबॉट जो है वो किसका उदाहरण है? नैरो एआई। ऑनलाइन सेवाओं में चैटबॉट उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं। उपयोगकर्ता जो यूजर होता है उसके साथ संवाद करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? चैटबॉट। जैसे वो बोलते हैं आगे से रिप्लाई आता है, बोलते हैं आगे से रिप्लाई आता है, वही होता है चैटबॉट। ये विशिष्ट निर्देशों के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उनकी सीमा उनके प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में होती है। जैसे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जो अभी थोड़े टाइम पहले आता, चैट जीपीटी, जिसके अंदर हम बोलकर उससे क्या लेते हैं? रिजल्ट ले सकते हैं। और गूगल ट्रांसलेट एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। उसके बाद आती है जनरल एआई। ये तो थी नैरो एआई। नैरो एआई में 2 होती है, एक तो जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं वो सारे नैरो एआई में होते हैं, और उसके बाद जो चैट जीपीटी हो गया जिसको क्या बोलते हैं? चैटबॉट, वो किस में होता है? नैरो एआई के अंदर। उसके बाद आती है जनरल एआई। जनरल एआई एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो मानव की तरह बौद्धिक कार्यों को समझने, सीखने और निष्पादित करने के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं को मानव की तरह हल करने में सक्षम है। उस नैरो तो क्या होती है? उसके अंदर जितनी उसको कमांड्स दी हुई हैं सारी उसके अंदर इनबिल्ट है, सिर्फ उन्हीं पे काम करता है। लेकिन जो जनरल होती है वो जैसे हम अपने माइंड से कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं, वैसे क्या करता है ये उसके डेटा के आधार पर उसके ऊपर क्या करता है? प्रोसेस करता है और डिसीजन ले सकता है। सामान्य बुद्धिमत्ता के उपयोग: यह विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण और बहुत से अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एआई मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह सोचकर तथा समझकर कार्य करती है। इंसानों की तरह सोचती है, समझती है, फिर उसका क्या करती है? रिजल्ट निकालती है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है। रोबोट सोफिया इसका उदाहरण है। पहला रोबोट था सोफिया, ह्यूमैनॉइड रोबोट सोफिया।
इसका क्या है, एक उदाहरण है। पहला रोबोट था जो ह्यूमंस की तरह सोच समझ सकता था, उन्हीं की तरह क्या करता था, एक्शन करता था। आगे देखते हैं सुपर एआई। ये तो थी जनरल एआई। उसके बाद आता है सुपर एआई। सुपर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे है और अपने संज्ञानात्मक गुण कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज के लिए इस किसी भी कार्य को मनुष्य से बेहतर तरीके से कर सकता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अंतरिक्ष यात्रा में तकनीकी समस्याओं के समाधान में उपयोगी है। अब अंतरिक्ष में बहुत सी चीजें होती है जो इंसान नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या बनाए गए, एआई बनाए गए। तो वो एआई जो इतने जहां पर इंसान भी अपना काम नहीं कर सकते, जहां पर इंसान भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वहां पर ये सारा काम करते हैं। तो वो कौन सी एआई है, सुपर एआई है। तो तीन एआई होगी, एक तो होगी नैरो, जनरल और सुपर। नैरो में कौन सी आती है, जैसे आपके गूगल असिस्टेंट आगे वो नैरो में आगे, चैट जीपीटी नैरो होगी। उसके बाद जनरल एआई, इंसानों की तरह सोच समझने की क्षमता जो होती है वो जनरल एआई में आ गया। उसके बाद आता है सुपर एआई। तो सुपर एआई क्या हो गया, जहां पर इंसान भी अपना काम नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उनसे आगे बढ़कर भी जो काम कर रही है वो कौन सी एआई है, सुपर एआई है। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। इसके एमसीक्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एआई के प्रकार, नैरो है, सामान्य है, सुपर है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों किस प्रकार क्या है, एआई के प्रकार है। एआई का विस्तारित रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्न में से स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। स्पीच रिकॉग्निशन कौन सा है, गूगल असिस्टेंट जो आपकी आवाज से समझता है, उससे ऑनलाइन सेवा में संवाद हेतु उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन सेवा में संवाद के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अलेक्सा, सीरी, टेस्ला, नहीं चैट बोट। अभी हमने देखा था चैट बोट को देखा था, जैसे चैट जीपीटी है, तो वो किस काम आता है, ऑनलाइन सेवा में संवाद डिस्कशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चैट बोट का। अलेक्सा क्या है, वॉइस असिस्टेंट है। सीरी भी वॉइस असिस्टेंट है। आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने देखा 7वीं क्लास की पूरी किताब को देखा, पटवार, चतुर्थ ग्रेड और जहां भी कंप्यूटर आ रहा है, तो उन सब के लिए ये जो क्लासेज हैं, पहली से लेकर 8वीं जो किताबें हैं वो सारी क्या है, समान रूप से उपयोगी है। तो आप सभी को ये क्लासेस देखनी चाहिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप हर वैकेंसी के लिए अपना बेस क्लियर कर सकते हो। हर वैकेंसी के अंदर इन्हीं बुक में से क्वेश्चन उठने हैं। यही बुक है जो गवर्नमेंट स्कूलों में चल रही है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो आप इन किताबों को जरूर पढ़ लेना। इन किताबों को पढ़ने के बाद हम आगे जो क्लासेस लेके आएंगे, जब ये किताबें खत्म हो जाएंगी, फिर एक हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या लेकर आएंगे, अलग अलग क्लासेस लेकर आएंगे। तो उनको भी देख लेना और इनको भी देखनी है। तो आपके पास टाइम कम है तो पढ़ते रहो। थैंक यू।